हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम कंटिन्यू करेंगे सोशल स्टडीज़ के सिविक्स पार्ट का चैप्टर नंबर 27, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स पार्लियामेंट। सरकार की संसद प्रति जवाबदेही। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव हैज़ बिन ट्रूली मेड अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। हमारे संविधान में कार्यपालिका के मेंबर्स जो हैं उन सबको संसद के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। द गवर्नमेंट कैन एग्जिस्ट ओनली टिल द टाइम इट एंजॉयज द मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। सरकार अपने अहदे के ऊपर तब तक रह सकती है जब तक उसे विधानमंडल की बहुमत प्राप्त है। ऑल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव आर ट्रूली आंसरेबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल देयर पॉलिसीज एंड एक्शंस। कार्यपालिका के सभी मेंबर अपने काम और नीतियों के लिए संसद को जवाबदेह हैं। If the members of executive lose the majority, they have to resign. अगर कार्यपालिका के मेंबर अपना बहुमत गुमा देते हैं तो उन्हें अपने ओहदे को छोड़ना पड़ता है, मतलब रिज़ाइन करना पड़ता है। The Parliament controls the government in the following ways. संसद सरकार को नीचे दिए गए तरीकों से नियंत्रण करती है। फर्स्ट, आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम मिनिस्टर्स। पार्लियामेंट के मेंबर्स मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछते हैं। सेकंड, डिबेट्स। हर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय के ऊपर बहस होती है। थर्ड इज़ वोटिंग, मतलब चुनाव द्वारा। फोर्थ, नो मेजॉरिटी बिल्स एक्सेट्रा। मेजॉरिटी मतलब बहुमत, किसी भी बिल को पास होने के लिए, कानून बनने के लिए बहुमत चाहिए होती है। सो वह जिस बिल को बहुमत नहीं देना चाहते हैं उसे नो मेजॉरिटी बिल कहते हैं। रोल ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका। द पार्लियामेंट गवर्नमेंट हैज़ टू टाइप्स एग्जीक्यूटिव्स, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव। संसदीय सरकार में दो तरह के कार्यपालिका के मेंबर होते हैं, नाममात्र मेंबर्स और रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव मीन्स असल कार्यपालिका और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मीन्स नाममात्र कार्यपालिका। प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ कंट्री। राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक मुखी होता है। टू सीक इलेक्शन टू द हाई ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ कैंडिडेट शुड पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। राष्ट्रपति की चोन लड़ने के लिए एक व्यक्ति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी ऑफ मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, और चुनाव के समय पर उसकी उम्र कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट, वह मेंटली तौर पर अपसेट या फिर बैंकरप्ट मतलब उसका दिवाला ना हुआ हो। दिवाला बैंकरप्ट का मतलब होता है जब किसी पर्सन की लायबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो रीपे नहीं कर पाता, तो उसे हम बैंकरप्ट बोलते हैं। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, वह केंद्र या फिर राज्य सरकार के अंदर किसी भी ऑफिस में प्रॉफिट के लिए काम ना कर रहा हो। ही शुड नॉट बी अ प्रोनाउंस्ड ऑफेंडर, और वह कानूनी तौर पर अपराधी नहीं होना चाहिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स। प्रेसिडेंट का जो चुनाव है इनडायरेक्ट वे से विधानमंडल के मेंबर्स करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉर्मली इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। आमतौर पर जो भारत का राष्ट्रपति है वह 5 साल के लिए चुना जाता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल इज़ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी वह हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री। राष्ट्रपति हमारे देश का या फिर किसी देश का संवैधानिक मुखी होता है। The President has executive, judicial and legislative powers. राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका, न्यायिक और विधायक शक्तियाँ होती हैं, but he cannot exercise these powers at his or her will. लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। Actually these powers are being used by Prime Minister and his Council of Ministers. असल में ये जो शक्तियाँ हैं
वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल द्वारा यूज़ की जाती हैं. Although President of India is the constitutional head, but in the past we have seen that the President had played an important role since the trend of coalition government has started. कि भले ही राष्ट्रपति जो है वो देश का, इंडिया का संवैधानिक मुखी है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में राष्ट्रपति ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई है जब से कि कोलिजन गवर्नमेंट स्टार्ट हुई है. कोलिजन गवर्नमेंट होती है जब किसी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाती, तो एक जिसको हम सांझी सरकार बोल सकते हैं, ऐसी गवर्नमेंट होंद में आती है जिसको हम कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं. In the year 1998, 1999 and 2004, the president was entrusted to make crucial decisions in the election process. Year 1998, 99 and 2004 में राष्ट्रपति ने चुनाव प्रोसेस में बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिए. Nowadays प्रेसिडेंट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए थे. Nowadays president is no more like rubber stamp but he plays an active role as president. आजकल जो है वो राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एक्टिव भूमिका निभा रहा है राष्ट्रपति के तौर पर. नेक्स्ट है पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर. अब तक हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा. नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्राइम मिनिस्टर. The Prime Minister of India is the most powerful person in government of India. जो मुख्यमंत्री है, भारत का मुख्यमंत्री, वह भारतीय सरकार का सबसे ताकतवर पर्सन है. He is a pivotal of the entire administration. वह पूरे प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण है. The actual use of powers lies with the Prime Minister. शक्तियों का असल प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री. Dr. B.R. Ambedkar has compared the powers of Indian Prime Minister with the President of USA. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों की तुलना यूएस के राष्ट्रपति से की है. ऑल पॉलिसीज एंड प्लान्स आर मेड इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर. जितनी भी नीतियाँ और योजनाएं बनती हैं वह प्रधानमंत्री की सलाह से बनती हैं. द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और प्राइम मिनिस्टर ही है जो विधानमंडल मंत्रिमंडल के मेंबर्स को चुनता है. बट एवर सिंस द हंग हाउस केम इनटू पिक्चर द आइडेंटिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैज़ टेकन अ हिट. लेकिन जब से हंग हाउस जो है वो होंद में आया है, तब से मुख्यमंत्री के ओहदे को थोड़ा धक्का लगा है. हंग हाउस मीन्स, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जब एक पार्टी को बहुमत पूरा बहुमत नहीं मिलता है तो एक सांझी सरकार होंद में आती है, तो उसको हम हंग हाउस कहते हैं. In 1996, the Prime Minister, Mr. A.B. Vajpayee, had to resign within 2 weeks of being elected as Prime Minister. 1996 में जो हमारे मुख्यमंत्री थे A.B. वाजपेयी, उनको जबकि वो उनका चुनाव हुआ था उसके 2 हफ्ते के अंदर उनको अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था. Since 1989 till 2009, no political party has got clear-cut majority in the election of House of People. कहते कि 1989 से लेकर 2009 तक किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण तौर से बहुमत नहीं मिल पाया था. एज अ रिज़ल्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज़ डिक्लाइनिंग. सो जिसके नतीजे से जो सांसदीय प्रणाली है हमारे देश की वह कम होती जा रही है. एंड द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ वीकनिंग. और मुख्यमंत्री की जो पोजीशन है, उसका जो ओहदा है वो कमज़ोर हो रहा है. आफ्टर 1989 कोलिजन गवर्नमेंट हैज़ बीन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस. 1989 के बाद से कोलिजन गवर्नमेंट जो है वो होंद में आई है. इन द 14th and 15th लोकसभा इलेक्शन कांग्रेस हैज सक्सीडेड टू फॉर्म गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ इट्स अलायंसेस. 14th और 15th जो इलेक्शन हुई थी लोकसभा की, उसमें कांग्रेस जो है वह सफल हुई थी, लेकिन वह किसकी मदद से काम कर रही थी? गठबंधन की मदद से. द नेम गिवन टू दिस अलायंस इज़ यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब संगठित प्रगतिशील गठबंधन. बट ड्यूरिंग द 16th लोकसभा इलेक्शन बीजेपी वॉज द ओनली पार्टी विच अटेन्ड मेजॉरिटी एंड स्ट्रेंथन्ड द कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया. लेकिन जो 16th इलेक्शन हुए थे, चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें बीजेपी को पूर्ण तौर से बहुमत मिल गया और इससे सांसदीय सरकार जो है इंडिया में वह और मजबूत हो गई.
Next topic is views of Pandit Nehru and Dr. Rajendra Prasad on President of India. पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहे हैं, उनके राष्ट्रपति के बारे में क्या विचार हैं. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, वेयर एज पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति और पंडित नेहरू आज़ाद भारत के पहले मुख्यमंत्री थे. बोथ द लीडर्स वर वेरी इन्फ्लुएंशियल. दोनों लीडर बहुत ही प्रभावशाली थे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इन फेवर ऑफ गिविंग मोर पावर्स टू द प्रेसिडेंट. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि ज़्यादा शक्तियाँ जो हैं वो राष्ट्रपति के पास हों. ही वॉन्टेड टू मेक सेंटर टू बी मोर स्ट्रॉन्ग, टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल. वह केंद्र को जितना हो सके मजबूत बनाना चाहते थे. पंडित नेहरू ऑल्सो वॉन्टेड टू सेंटर टू बी स्ट्रॉन्ग. पंडित नेहरू जी भी केंद्र को मजबूत बनाना चाहते थे, बट ही वांटेड टू लाई मोर पावर्स विद द प्राइम मिनिस्टर. लेकिन वह चाहते थे कि ज़्यादा शक्तियाँ मुख्यमंत्री के पास हों. एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू सी इंडिया एज स्ट्रॉन्ग कंट्री. और जो उनके मंत्रिमंडल हैं उनके पास भी शक्तियाँ हों ताकि वह इन भारत को एक मजबूत देश बना सके. बोथ द लीडर्स वर्कड फॉर टर्म ईच इन देयर रिस्पेक्टिव रोल्स. दोनों ने अपने ओहदे के ऊपर दो बार काम किया. पोजीशन ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री टू मेक लॉज ऑफ कंट्री. संसद जो है भारत की सबसे उच्च संस्था है जो कि कानून बनाती है हमारे देश के लिए. अनडाउटेडली इट हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इन टाइम्स ऑफ पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी. इसमें कोई शक नहीं है कि पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के समय पर जो हमारा संविधान था वो बहुत ही मजबूत संस्था था. बट ऑफ लेट वी हैव सीन दैट इंडियन पार्लियामेंट इज़ डिक्लाइनिंग डे बाय डे. लेकिन इसके बाद हमने देखा है कि जो भारतीय संसद है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है. अप टू 10 लॉज आर बीइंग पास्ड इन अ सिंगल डे. एक दिन में 10 कानून पास हो रहे हैं. डाउट्स आर बीइंग रेज्ड और शक प्रगटाया जा रहा है ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ स्पीकर्स. जो वहाँ के स्पीकर्स हैं उनके आपसी गठबंधन के ऊपर. एब्सेंस ऑफ मेंबर्स जो हैं उनकी गैर हाजिरी के ऊपर. डिक्लाइन ऑफ कमेटी सिस्टम जो कम हो रहा है. राइवलरी अमंग मेंबर्स आर फ्यू रीजंस ऑफ इट्स डिक्लाइन. इसके अलावा जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके आपस में जो जिदबाजी है या विरोध है वो भी इसके कम होने का एक कारण है. नो डिबेट्स ऑन इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज आर हेल्ड. कोई भी महत्वपूर्ण जो बहस है जो महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उनके ऊपर कोई भी बहस नहीं हो रही है. What to talk about making laws on them? Next is hung parliament. When single political party does not get absolute majority in Lok Sabha election, then hung parliament came into existence. जब पार्लियामेंट में कोई भी पार्टी को बहुमत पूर्ण तौर से नहीं मिल पाता है तब हंग पार्लियामेंट जो है वो होंद में आती है. दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड मिनॉरिटी गवर्नमेंट. इसको मिनॉरिटी गवर्नमेंट भी बोला जाता है. द प्रैक्टिस ऑफ हंग पार्लियामेंट इज़ डेंजरस फॉर आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. हंग पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो ज़्यादा लाभदायक नहीं है, मतलब ख़तरनाक है हमारी सांसदीय प्रणाली के लिए. जैसे हमारे देश में सांसदीय सरकार है तो हंग पार्लियामेंट ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है. बिकॉज इट गिव्स बर्थ टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज़म. क्योंकि यह राजनीतिक अस्थिरता और मौका प्रस्ती की राजनीति को जन्म देता है. Thus, we need to reinforce the same spirit in our parliamentary system. So, हमें क्या आज ज़रूरत है कि हम अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को फिर से मजबूत बनाएं. बट दिस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पोलिटिकल पार्टीज इज़ एन अलार्मिंग बेल. लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उनकी बढ़ रही संख्या एक खतरे की घंटी है. द रोल ऑफ लोकल पार्टीज़ हैव बीन इंक्रीजिंग एज़ कम्पेयर टू नेशनल पार्टीज़. और जो स्थानिक राजनीतिक दल हैं उनकी भूमिका ज़्यादा बढ़ती जा रही है एज़ कम्पेयर टू जो राष्ट्रीय दल हैं. इफ़ वी स्टिल डोंट इम्प्रूव देन वी विल नॉट बी एबल टू गेट गुड लॉज इन द फ्यूचर. और अगर हमने अभी भी कोई कोशिश नहीं की, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की, तो फ्यूचर में हमें अच्छे कानून नहीं मिल पाएंगे. I think students you have understood the chapter properly. Okay, thanks students.